हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11वीं का इकोनॉमिक्स में 5वां चैप्टर पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, जिसका नाम है आय और खर्च की संकल्पना। तो आय किसे कहते हैं और खर्च किसे कहते हैं आप सभी जानते हो। आय मतलब कि हमारी इनकम है ना, और खर्च अर्थात हमारे द्वारा पैसा जो खर्च किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, खर्च। तो इसी प्रकार आय और खर्च की संकल्पना के बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे। सबसे पहले तो प्रस्तावना देखते हैं। आर्थिक विश्लेषण में पीढ़ी का व्यवहार समझने के लिए खर्च और आय की संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्पादन प्रमाण में बदलाव होने से कुछ उत्पादन खर्च में परिवर्तन होता है। खर्च से पीढ़ी के व्यय के पहलू का ख्याल मिलता है, जबकि आय की संकल्पना प्राप्त करने से पीढ़ी के आय के पहलू की ख्याल मिलता है। आय और व्यय की संकल्पना सामान्य उत्पादन का स्तर निश्चित करते हैं। पीढ़ी को अपनी वस्तु निश्चित करने में मदद मिलती है। पीढ़ी को अपना लाभ महत्तम करने में मार्गदर्शन मिलता है। मतलब पीढ़ी आय और खर्च की संकल्पना के जरिए क्या कर सकती है कि किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन उसे करना है वह तय कर सकती है। उसे कितना लाभ प्राप्त करना है वह तय कर सकती है। उसके बाद महत्तम लाभ को समझने के लिए सीमांत खर्च उपयोगी है। सीमांत खर्च की संकल्पना पीढ़ी के व्यवहार को समझने में सहायक है। पीढ़ी कितने साधनों का निवेश करेगी, कितनी रोजगारी देगी, कितना उत्पादन करेगी, कितनी पूंजी निवेश करेगी, इससे संबंधित अनेक निर्णयों में आय और खर्च की संकल्पना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैकल्पिक खर्च की संकल्पना साधनों का वैकल्पिक उपयोग और संचालकीय अर्थशास्त्र में उपयोगी है। मुद्राकीय खर्च की संकल्पना पीढ़ी के संचालन में मार्गदर्शक होती है। उपयुक्त एवं अन्य कारणों से वैसे कई कारण हैं जिसकी वजह से पीढ़ी का खर्च और आय का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। भाई कोई भी पीढ़ी अगर व्यवसाय करेगी तो उसके लिए उसे खर्च किस पर करना है और कहाँ से आय प्राप्त होगी, इन चीज़ों के बारे में उसे जानना अत्यंत आवश्यक है। और इसका डाटा रखना मतलब कि जानकारी रखना बहुत आवश्यक होता है। किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए जो रकम उपयोग में ली जाए या जो खर्च करना पड़े उसे उत्पादन खर्च कहते हैं। सर्वप्रथम हम उत्पादन खर्च की विविध संकल्पनाओं के बारे में जानेंगे। देखिए, खर्च की विविध संकल्पनाएं। वास्तविक खर्च। वास्तविक खर्च की संकल्पना प्रशिष्ट अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने यह संकल्पना उत्पादन के मूल साधन, श्रम और जमीन के संदर्भ में प्रस्तुत की थी, किंतु आधुनिक युग में पूंजी लगाने वाले और नियोजन करने वाले वर्ग की दृष्टि से भी विचार किया जाता है। अब पहले किस दृष्टि से विचार किया जाता था? मूल साधन क्या होता है उत्पादन का? श्रम और जमीन। तो पहले इस संदर्भ में विचार किया जाता था, लेकिन अभी पूंजी लगाने वाले और नियोजन करने वाले वर्ग की दृष्टि से भी विचार किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार उत्पादन प्रक्रिया में जुड़े हुए श्रमिक, नियोजक, पूंजीपति जो शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं, जो वस्तु के उत्पादन का वास्तविक खर्च है। कोई उत्पादक वस्तु में उत्पादन कार्य के लिए जो पूंजी खर्च करता है वही उत्पादन खर्च नहीं है, बल्कि उत्पादन कार्य के साथ जुड़े हुए श्रमिकों को जो थकान, अरुचि का भाव इत्यादि। पूंजीपति अपनी पूंजी उपभोग का त्याग करके बचत करता है। नियोजक को व्यवसाय की चिंता, असलामती, अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। इन सभी का समावेश वास्तविक खर्च में हो जाता है। वास्तविक खर्च को मुद्रा के स्वरूप में नहीं दर्शाया जा सकता, इसीलिए वास्तविक खर्च को अवित्तीय खर्च भी कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार
उत्पादन के साधन इस वास्तविक खर्च का सामना करते हैं, इसलिए उन्हें आकर्षित करने के लिए वेतन, ब्याज और लाभ के स्वरूप में उन्हें मुआवजा चुकाया जाता है। वास्तविक खर्च के मापन में कठिनाइयाँ। अब वास्तविक खर्च में थकान, अरुचि, कष्ट, त्याग, चिंता आदि चीज़ों का समावेश होता है। यह मनोवैज्ञानिक या आत्मलक्षी विषय है, इसलिए इसको मापना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर क्या करता है, विपरीत असर डालता है, मतलब उसका बुरा असर होता है। यह विपरीत असर सामाजिक दृष्टि से खर्च है जिसे मापा नहीं जा सकता। आगे देखेंगे वैकल्पिक खर्च। वैकल्पिक खर्च का ख्याल ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था, किंतु उसे व्यवस्थित स्वरूप में प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्तुत किया था। उत्पादन के साधन एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगिता वाले होते हैं। इसी वास्तविकता पर यह संकल्पना आधारित है। ऐसे वैकल्पिक उपयोगिता रखने वाले साधनों को एक जगह उपयोग में लिया जाए तो साथ ही उसे अन्य उपयोग में नहीं लिया जा सकता। जैसे ज़मीन के एक टुकड़े पर गेहूं का उत्पादन किया जाए तो उसी समय उसी टुकड़े पर अन्य कोई फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। श्रमिक एक समय में मिल में काम करें और उसी समय अन्य उद्योग में भी कार्य करें, यह संभव नहीं है। इस प्रकार यह साधन वैकल्पिक उपयोगिता वाले हैं। अर्थ समझ। उत्पादन के साधनों को किसी एक कार्य में लगाया जाए तो उस साधन के श्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है। जिस श्रेष्ठ विकल्प का त्याग करना पड़ता है उसे वैकल्पिक खर्च कहते हैं। त्याग करने वाला श्रेष्ठ विकल्प उत्पादित वस्तु का वैकल्पिक खर्च है। इस विषय को एक उदाहरण से जानते हैं। देखिए, ज़मीन के एक टुकड़े का उपयोग गेहूं और चावल के लिए हो सकता है। यदि ज़मीन पर गेहूं का उत्पादन किया जाए तो 2 लाख रुपए प्राप्त हो सकते हैं। यदि उसी ज़मीन पर चावल का उत्पादन किया जाए तो 3.5 लाख रुपए प्राप्त हो सकते हैं। किसान का व्यवहार तर्कबद्ध है। लाभ की दृष्टि से किसान गेहूं के उत्पादन का त्याग करके क्या करेगा, चावल का उत्पादन करेगा। क्यों? जाहिर सी बात है कि गेहूं के उत्पादन से कितना मिल रहा है, 2 लाख, जबकि चावल के उत्पादन से कितना मिल रहा है, 3.5 लाख। किसान चावल के उत्पादन करके 3.5 लाख प्राप्त करेगा, जबकि गेहूं के उत्पादन द्वारा 2 लाख का क्या करेगा, वह त्याग करेगा। तो त्याग किए गए 2 लाख रुपए की गेहूं का उत्पादन 3.5 लाख रुपए के चावल का क्या हो गया, वैकल्पिक खर्च है। अब हम देखेंगे कि वैकल्पिक खर्च के मापन की कठिनाइयाँ। एकोपयोगी साधन। कैसा साधन है ये? एक उपयोगी। उत्पादन की किसी साधन का एक और मात्र एक ही उपयोग हो तो उसका वैकल्पिक खर्च ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उदाहरण, घास के ऐसे मैदान जहाँ घास के अलावा कुछ भी उगाया नहीं जा सकता है। ऐसा ही बेरोजगार व्यक्ति के विषय में होता है। उनके पास कोई दूसरा काम नहीं होता है, इसलिए उनका वैकल्पिक खर्च कैसे गिना जाए। सेकंड है विशिष्ट उपयोगिता वाले साधन। यदि उत्पादन के साधन विशिष्ट प्रकार के स्पेसिफिक फैक्टर हो तो यह ख्याल उपयोगी है। ऐसे विशिष्ट उपयोगिता वाले साधनों का मुआवजा उनके वैकल्पिक खर्च के आधार पर नहीं बल्कि साधनों की मांग के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे कि कंप्यूटर का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, अणुशक्ति का ज्ञान रखने वाले वैज्ञानिक आदि। अभी नेक्स्ट है मुद्राकीय खर्च। मुद्रा अर्थात सभी जानते हैं आर्थिक विश्लेषण, उत्पादन का निर्णय और कीमत निर्धारण में मुद्राकीय खर्च का ख्याल उपयोगी है, क्योंकि वास्तविक खर्च और वैकल्पिक खर्च के ख्याल में अनेक मर्यादाएं होती है, इसलिए व्यवहार में उनका व्यापक उपयोग संभव नहीं है। उत्पादन खर्च को मुद्रा में
दर्शाया जाता है। इसलिए मुद्रा के खर्च का ख्याल उपयोगी है। महत्तम लाभ का उद्देश्य रखने वाला उत्पादक कम खर्च पर उत्पादन करके उस वस्तु के विक्रय में से प्राप्त आय को महत्तम करने का प्रयास करता है। कोई भी उत्पादक क्या करेगा कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो खर्च हुआ है वह कम से कम करने का प्रयास करेगा और उससे बेचकर लाभ प्राप्त करना चाहेगा। उत्पादन प्रक्रिया में मुद्रा के स्वरूप में जो खर्च होता है उसे मुद्रा के खर्च कहते हैं। उदाहरण, पेन बनाने वाली औद्योगिक इकाई को 1000 पेन का उत्पादन करने के लिए मुद्रा के स्वरूप में 50,000 खर्च हुआ हो तो यह 50,000 मुद्रा के खर्च है। अभी देखेंगे कम अवधि और लंबी अवधि। देखिए, कम अवधि समय की दृष्टि से कम अवधि अर्थात ऐसी समय अवधि जिसमें पीढ़ी के कद में कोई परिवर्तन न किया जा सके किंतु उसी की उत्पादन शक्ति का उपयोग करके उत्पादन क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके। कम अवधि का समय का ऐसा अंतराल है जिसमें पीढ़ी के कई साधन स्थिर होते हैं। उदाहरण, प्लांट, यंत्र, सामग्री, मकान इत्यादि। किंतु अस्थिर साधन जैसे कि कच्चा माल, श्रमिक, बिजली इत्यादि के प्रमाण में कमी वृद्धि करके उत्पादन में कमी वृद्धि की जा सकती है। लंबी अवधि अर्थात समय की दृष्टि से लंबी अवधि अर्थात ऐसी समय अवधि की जिसमें पीढ़ी के तमाम साधन अस्थिर हो जाते हैं अर्थात उन साधनों में जड़ मूल से परिवर्तन संभव है। प्लांट, यंत्र सामग्री, औद्योगिक इकाई का मकान इत्यादि के प्रमाण में कमी वृद्धि करके पीढ़ी उत्पादन में कमी या वृद्धि कर सकती है। पीढ़ी लंबी अवधि में नई और आधुनिक यंत्र सामग्री का उपयोग करके उत्पादन इकाई का कद विस्तृत कर सकती है। अभी देखेंगे उत्पादन खर्च का वर्गीकरण। यह चार्ट के द्वारा बताया गया है। उत्पादन खर्च का वर्गीकरण, कम अवधि का उत्पादन खर्च और लंबी अवधि का उत्पादन खर्च, जिसमें है स्थिर खर्च, अस्थिर खर्च। स्थिर खर्च में औसत स्थिर खर्च और औसत अस्थिर खर्च। तो सबसे पहले देखेंगे स्थिर खर्च। स्थिर खर्च देखते हैं। कम समय अवधि में उत्पादन का प्रमाण बढ़े, घटे या शून्य हो जाए किंतु खर्च में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसे खर्च को स्थिर खर्च कहा जाता है। स्थिर खर्च को ओवरहेड खर्च भी कहा जाता है। कम अवधि में स्थिर खर्च का उत्पादन के कद के साथ कोई संबंध नहीं होता। स्थिर खर्च में नियमित स्टाफ का वेतन, औद्योगिक इकाई के मकान का किराया, मिलकत व्यवसाय कर, लाइसेंस फीस, पूंजी पर ब्याज, बीमा का प्रीमियम इत्यादि का समावेश होता है। स्थिर खर्च की एक अनुसूची का हम अध्ययन करेंगे। अनुसूची में दर्शाए अनुसार पेन का उत्पादन 0 हो या 10, 20, 30, 40, 50 इकाई जितनी बढ़ोतरी हो किंतु उत्पादन खर्च प्रत्येक परिस्थिति में एक समान स्थिर रहता है अर्थात 100 रुपये है जो स्थिर है। ऐसे खर्च को स्थिर खर्च कहा जाता है। यहाँ उत्पादन का प्रमाण बदलता है किंतु खर्च बदलता नहीं, इसलिए इसे कुल स्थिर खर्च कहते हैं। अभी आप देखोगे अस्थिर खर्च मतलब अस्थायी खर्च। कोई भी पीढ़ी या औद्योगिक इकाई उत्पादन में अस्थिर साधनों पर जो खर्च करती है उसे अस्थिर खर्च कहते हैं। कम अवधि में उत्पादन की सपाटी में परिवर्तन होने से खर्च में परिवर्तन होता है। उत्पादन बढ़ाने पर खर्च बढ़ता है और उत्पादन घटाने पर खर्च भी घटता है तथा उत्पादन शून्य होने पर खर्च भी शून्य हो जाता है, तो इसे अस्थिर खर्च कहते हैं।
इस खर्च का उत्पादन के साथ सीधा संबंध है। अस्थिर खर्च में कच्चे माल की कीमत, ईंधन खर्च, बिजली का बिल, वाहन व्यवहार खर्च, श्रमिकों का वेतन, उत्पादन विक्रय पर लगने वाले कर इत्यादि का समावेश होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है, इसलिए इसे अस्थिर खर्च कहते हैं। स्थिर खर्च पर अस्थिर खर्च के बीच का अंतर केवल समय की अवधि, कम अवधि में ही संभव है। लंबी अवधि में तमाम खर्च अस्थिर हो जाते हैं। उत्पादन शून्य हो तो अस्थिर खर्च शून्य होता है, किंतु उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अस्थिर खर्च क्या होने लगता है, बढ़ता है। कम अवधि में स्थिर खर्च निश्चित होता है, किंतु अस्थिर खर्च बदलता रहता है। यह खर्च उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, इसलिए प्रोफेसर मार्शल अस्थिर खर्च को मुख्य खर्च कहते हैं। अब आप देखोगे कुल खर्च। कुल उत्पादन और कुल खर्च के बीच कार्य कारण का संबंध है। कुल उत्पादन अधिक हो तो कुल खर्च भी अधिक होता है। पीढ़ी के कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च का योग कुल खर्च के बराबर है। इसे सूत्र के रूप में देखें तो कुल खर्च बराबर कुल स्थिर खर्च प्लस कुल अस्थिर खर्च। उत्पादन बढ़ने पर स्थिर खर्च स्थिर रहता है, किंतु अस्थिर खर्च में बढ़ोतरी होती है, जिससे कुल खर्च में अस्थिर खर्च में हुई बढ़ोतरी के प्रमाण में वृद्धि होती है। इसीलिए कुल खर्च की रेखा अस्थिर खर्च की रेखा के ऊपरी भाग में होती है, किंतु दोनों के बीच का लंबा अंतर समान रहता है। दोनों के बीच का अंतर कैसा होता है, समान होता है। आपको यह आकृति के जरिए बताया गया है, आप बुक में देख सकते हो। अभी हम देखते हैं औसत खर्च किसे कहते हैं। औसत खर्च को औसत कुल खर्च के रूप में जाना जाता है। औसत खर्च यह प्रति इकाई खर्च है। कुल खर्च को उत्पादन की कुल इकाइयों से भाग देने पर औसत खर्च प्राप्त होता है, किंतु कुल खर्च यह कुल स्थिर खर्च और कुल अस्थिर खर्च का योग है। इसीलिए कुल स्थिर खर्च प्लस कुल अस्थिर खर्च को उत्पादन की कुल इकाई से भाग देने पर औसत खर्च प्राप्त होता है। देखिए सूत्र बताती हूँ आपको। औसत खर्च बराबर कुल खर्च बटे कुल उत्पादन, या फिर औसत खर्च बराबर स्थिर खर्च प्लस अस्थिर खर्च, मतलब क्या हो गया, कुल खर्च बटे कुल उत्पादन। आगे देखोगे जैसे जैसे उत्पादन का प्रमाण बढ़ता जाता है वैसे वैसे कुल खर्च बढ़ता जाता है, किंतु शुरुआत में औसत खर्च घटता है, फिर स्थिर और उसके बाद बढ़ने का रुझान दिखाई पड़ता है। खर्च के इस प्रकार के रुझान के आधार पर आकृति बनाई जाए तो वह कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। देखिए ऐसी आकृति हमें प्राप्त होगी। आकृति OX अक्ष पर उत्पादन और OY अक्ष पर औसत खर्च को दर्शाया गया है। या OX और OY आकृति पर यहाँ कह दिया है OX पर उत्पादन और OY पर औसत खर्च दर्शाया गया है। शुरुआत में उत्पादन बढ़ने पर औसत खर्च घटता है। कुछ निश्चित उत्पादन के बाद औसत स्थिर खर्च क्या आने लगता है, घटने की तुलना में औसत अस्थिर खर्च में होने वाली बढ़ोतरी अधिक है, जिससे कुल खर्च बढ़ता है। परिणाम स्वरूप औसत खर्च की रेखा यू आकार की बनती है। यहाँ जो आकृति बन रही है औसत खर्च रेखा, वो कैसे बन रही है, यू आकार की, है ना। परिणाम स्वरूप यू आकार की यह रेखा बनती है। संक्षेप में शुरुआत में औसत खर्च घटता है, किसी निश्चित उत्पादन पर न्यूनतम होता है, इसके बाद बढ़ता है, इसलिए औसत खर्च की रेखा यू आकार की होती है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।